नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं उनको आप दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक जिनमें अथाह धैर्य है और वो इस नीति पर चलते हैं, इस विचार के हैं कि को निप्र होए हम ही का हानि, इस चक्कर में हम 1000 साल तक गुलाम रहे। दूसरा वर्ग वो है जो परम अधीर है, उसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। उसको लगता है कि जादू की छड़ी घुमाई जाए और सब कुछ बदल जाए, झोपड़ी महल हो जाए, मकान अट्टालिका बन जाए, सब कुछ बदल जाए। और जैसे ही उसको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा, वो बिल्कुल हताश और निराश हो जाता है और करने वाले को कोसने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यही हो रहा है। जो उनका कोर वोटर है उसमें ऐसे लोगों की संख्या ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा है जिनमें धैर्य नहीं है। वो सब कुछ तत्काल चाहते हैं। किसी भी देश के जीवन में 10 साल का समय कुछ भी नहीं होता। ये एक फुटनोट की भी तरह नहीं होता। ये कॉमा फुल स्टॉप से भी छोटा होता है समय। बदलाव के लिए, विध्वंस के लिए बहुत बड़ा समय होता है। तो इसलिए बदलाव जो होगा वो इस तरह से तत्काल नहीं होगा। उसकी एक प्रक्रिया होगी, उसमें समय लगेगा। इस बदलाव को लाते हुए ये देखना होगा कि कैसे हम जो हमारे लिए कंटकाकीर्ण मार्ग हैं, जो अवरोध पैदा करने वाले रास्ते हैं, उनकी सफाई कैसे कर सकें। 2 काम किए हैं तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। एक उत्तर प्रदेश विधानसभा से हुआ है, दूसरा संसद से हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा से नजूल लैंड के बारे में प्रस्ताव आया, विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद में वो प्रवर समिति को चला गया। जैसे ही प्रवर समिति को गया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब नाटक है, कुछ होगा नहीं, डर गए, इसलिए जो है प्रवर समिति को भेज दिया। इसी तरह से संसद में विधेयक आया वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ कानून के बारे में। वक्फ का जो कानून 1954 में बना, फिर 2013 में संशोधन हुआ और संशोधन के जरिए असीमित शक्ति दे दी गई वक्फ बोर्ड को। और लैंड जिहाद का रास्ता, बल्कि मैं कहूँगा राजमार्ग एक्सप्रेस वे खोल दिया गया। कल्पना कर सकते हैं आप, किसी देश में ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी संस्था बने और वो मजहबी संस्था बने और वो जिस जमीन पर उंगली रख दे, जिस भवन पर उंगली रख दे, ये हमारी है, उसकी हो जाए। किसी धर्मनिरपेक्ष या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की तो बात छोड़िए, ये किसी इस्लामी राज्य में या किसी डिक्टेटरशिप में भी संभव नहीं है, लेकिन हमारे देश में हो रहा था, खास तौर से 2013 के बाद। हालांकि 1954 से ये सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन 2013 से वक्फ बोर्ड को जिस तरह की ताकत दी गई, और ये ताकत किस लिए दी गई है? मुसलमानों के भले के लिए नहीं, गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए नहीं, उनके विकास के लिए नहीं। वक्फ बोर्ड में शामिल कुछ लोगों के निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये एक क्विड प्रो था, लेन देन का सौदा था कि हम तुम्हें ये अधिकार देते हैं, हम तुम्हें ये लूट करने की छूट देते हैं, तुम इसके बदले में हमको मुसलमान वोट दिलाओ। इसके अलावा कुछ नहीं था। इसका मुसलमानों के उत्थान से, उनके विकास से, उनकी शिक्षा, उनके रोजगार से कोई लेना देना नहीं था। और आप मेरी बात पर मत जाइए, कांग्रेस की ही बनाई हुई सच्चर कमेटी, जस्टिस सच्चर रिटायर्ड जज हैं, उनकी जो कमेटी बनी थी, उसकी काफ़ी चर्चा हो चुकी है पिछले दिनों में। मुझे जहाँ तक ठीक याद आ रहा है 2005 में कमेटी बनी थी, 2006 या 2008 में इसकी रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अपनी ही बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अब जो हो रहा है वो सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर हो रहा है। तो मैंने जो अधीर और गंभीर 2 तरह के सनातनियों का जिक्र किया, जैसे ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में नजूल की ज़मीन के बारे में विधेयक पेश हुआ और पास हुआ, और उसके बाद संसद में जैसे ही वक्फ कानून के मुद्दे पर विधेयक पेश हुआ लोकसभा में, बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। और जैसे ही ये संसदीय समितियों को भेजे गए, निराशा छा गई कि कुछ नहीं होगा,
ये तो सब दिखाने के लिए है जी, डर गए हैं, डर के मारे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कुछ होना नहीं है, अब इसको भूल जाइए। इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचने के लिए बेकरार रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ज़रा गौर कीजिए कि इसके दीर्घकालीन असर क्या होने वाले हैं। क्या किया है और क्या करना चाहती है मोदी सरकार इन दोनों कानूनों के ज़रिए। एक तो ये विधानसभा और संसद से पास होंगे कानून, समितियों को गए हैं जिन समितियों में बीजेपी और एनडीए का बहुमत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष के कुछ सदस्यों के पास ये अधिकार होगा कि वो डिसेंट नोट दे दें, यानी असहमति जता दें, लेकिन मोटे तौर पर एक आम सहमति से नया बिल बनकर आएगा। जो सरकार ने पेश किया है बिल, उसमें हो सकता है छोटे मोटे कुछ संशोधन हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी चूँकि बहुमत सरकार का है इन दोनों कमेटियों में। अभी कमेटियों के गठन का ही प्रस्ताव पास हुआ है, अभी नाम तय नहीं हुए हैं। जैसे होगा मुझे लगता है इन दोनों समितियों की रिपोर्ट जो है शीतकालीन सत्र में आएगी और वहाँ कांग्रेस के पास और उसके साथियों के पास कोई बहाना नहीं रहेगा इसका विरोध करने का। तो समितियों को भेजकर पहला काम ये किया मोदी सरकार ने, विपक्ष से रोने का अधिकार छीन लिया। इस मुद्दे के आधार पर फर्जी विमर्श बनाकर सड़क पर जाने का मौका छीन लिया। जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर चुनाव में जो है फर्जी नैरेटिव बनाया गया, वो अवसर सरकार ने छीन लिया। अब वो इसका विरोध नहीं कर सकते। जिस तरह से उन्होंने तीनों कृषि कानून पर मुद्दा बनाया कि वाइडर कंसल्टेशन नहीं हुआ, जबकि लगभग एक दशक तक कंसल्टेशन होता रहा, सारे स्टेक होल्डर्स से बात हुई थी, लेकिन चूंकि वो विधेयक किसी समिति को नहीं गए थे, संसदीय समिति को, इसको आधार बनाकर जो है विपक्ष ने उसका विरोध किया। अब वो विरोध का आधार भी सरकार ने छीन लिया है। 2 महीने 3 महीने देर से कानून बनने से कोई आसमान नहीं गिरने वाला। सवाल यह है कि कानून बनना चाहिए, इस कानून की ज़रूरत थी। तो मोदी सरकार क्या कर रही है, वो अपने कोर मुद्दों से, जो उसकी आइडियोलॉजी के जो करीब मुद्दे हैं, उनसे हटी नहीं है। उनको लागू करने का, उन पर आगे बढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, और तरीका बदलने में ये किया है कि विपक्ष को उसके खिलाफ विमर्श बनाने का मौका ही मत दो। तो ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, जेपीसी को भेजा गया है वक्फ का कानून, उसका विधेयक, और जो नज़ुल की ज़मीन का मामला जो है सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, इन दोनों का उद्देश्य ये है कानून को रोकना, टालना या किसी के डर से जो है पीछे हटने का। इसमें कोई भी संदेश कैसे लोग निकाल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो विपक्ष के संभावित मुद्दे को सरकार ने पहले ही पंक्चर कर दिया है। 1954, फिर 1995 और फिर 2013 में ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की ज़मीन तैयार की गई थी, ये 2 विधेयक उस राजनीति की ताबूत में 2 मजबूत कीलें ठोक दी गई हैं। उस राजनीति का आधार खिसका दिया गया, उसकी ज़मीन खिसका ली गई है। अब इस मुद्दे पर राजनीति का और राजनीतिक फ़ायदा उठाने का और मुस्लिम तुष्टीकरण करने का जो हथियार था कांग्रेस और उसके साथी दलों के पास, वो खत्म हो गया। कानून बनने पर औपचारिक रूप से होगा, मुद्दे के तौर पर अभी हो गया है। और ये कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस को समझ में आए ना आए, उसके साथियों को समझ में आए ना आए, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इसीलिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने इस विधेयक का समर्थन किया है। ये भी है कि बोहरा और अन्य जो वर्ग हैं मुस्लिम समाज के, उनके लिए अलग कानून होगा, अलग बोर्ड बनेगा। तो एक तरह से मुस्लिम समाज में एक तरह का विभाजन भी हो गया है। उनको अपने अपने हित सोचने पर सरकार ने मजबूर कर दिया है। ये जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर एक हो जाने वाली प्रवृत्ति थी, वो उसमें एक छोटी सी रुकावट पैदा की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे बदल जाएगा, उनकी सोच बदल जाएगी, लेकिन इसके आधार पर जो एकजुटता और उसके जरिए जो एकमुश्त वोट लेने की राजनीति थी, उस पर गहरा प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। और इसका जो दुष्प्रभाव इन दोनों कानूनों का
जो दुष्प्रभाव और दुरुपयोग हो रहा था, जिसकी वजह से प्रदेशों और देश की प्रगति में बाधा पहुंच रही थी। मतलब आप कल्पना कीजिए किस तरह की बात, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने बात कही, सही बात है। उन्होंने कहा कि कल को आप ताजमहल और लाल किला को भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दीजिए, इस अदालत को भी कर दीजिए, पूरे देश को ही कर दीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में क्यों आ रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, आप कल्पना कर सकते हैं कि तमिलनाडु का एक गांव जो 1500 साल पुराना है, वहाँ 1500 साल से ज़्यादा पुराना शिव मंदिर है, उस पूरे गांव को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। और इसका पता कैसे चला? इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई। गांव का एक व्यक्ति कुछ कर्ज लेने के लिए या कुछ खरीदने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना चाहता था। जब वो बेचने के लिए गया, रजिस्ट्री के लिए गया, तो उसको बताया गया कि ये तो तुम्हारी ज़मीन ही नहीं है, ये तो पूरा गांव वक्फ की संपत्ति है। वहाँ से ये भेद खुला। अब इस तरह के कितने गांव होंगे, कितने जिले होंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके खिलाफ जो है वो सुगबुगाहट शुरू हुई जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वक्फ की प्रॉपर्टी का सर्वे शुरू कराया। वहाँ से जो शुरू हुआ है मामला, और अब जहाँ पहुँच रहा है और जहाँ पहुँचने वाला है, केवल आप संसद और विधानसभा के विंटर सेशन का इंतज़ार कीजिए, शीतकालीन सत्र का इंतज़ार कीजिए। इन दोनों मुद्दों पर जो विधेयक आए हैं वो कानून में बदलेंगे, वो कानून बनेंगे और पूरे देश में लागू होंगे। अब चूंकि ये खासतौर से वक्फ का जो कानून है वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस थी उनके आधार पर बना है, तो कांग्रेस किस मुंह से विरोध करेगी? वो कहेगी सच्चर कमेटी ने झूठ बोला, सच्चर कमेटी ने गलत तथ्य दिए। क्या ये कहने की हिम्मत कांग्रेस जुटाएगी? पहले डिफेंसिव पर है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की है। कमेटी की रिपोर्ट आने के 6 साल बाद तक कांग्रेस सत्ता में रही। दूसरी बात यह है कि अब विपक्ष के सामने इस मुद्दे पर एक बार संसद से पास हो गया, कानून बन गया, तो एक ही विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने का, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने का। तो देश ये भी देखेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या होता है इस मुद्दे पर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय तो संविधान के प्रावधानों के आधार पर फैसला देगा ना। बार बार सुप्रीम कोर्ट हर ऐसे मामले पर जो धार्मिक मजहबी मामले आते हैं कहता है कि जो है ये देश धर्मनिरपेक्ष है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसमें धर्मनिरपेक्षता शामिल है। हालांकि ये अलग बात है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान इसको धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को प्रियम्बल में शामिल कराया गया था, लेकिन उस बहस को छोड़ दीजिए। क्या किसी धर्मनिरपेक्ष देश में किसी मजहब विशेष के अधिकार के लिए विशेष कानून बन सकता है? उसको विशेषाधिकार मिल सकता है? इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय जानना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। और सरकार ने एक और संदेश सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिया है। अभी SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें सुझाव है कि SC/ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर बनाई जाए, जिस तरह से OBC आरक्षण में है। सरकार ने, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास करके कहा है कि हम SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं बनाएंगे, और बड़ी विनम्रता से सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम क्षमा चाहते हैं, हम आपकी ये बात मानने में समर्थ नहीं हैं। तो सरकार ने ये एक संदेश दे दिया है कि हम आगे से सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले, ऑब्जर्वेशन और सलाह को आंख बंद करके नहीं मानेंगे। हम गुण दोष के आधार पर, सामाजिक लाभ हानि के आधार पर, देश हित के आधार पर, उसके गुण दोष के आधार पर फैसला करेंगे कि इस फैसले को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए संविधान में भी संशोधन कर सकते हैं, संसद में प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव किसी आदेश से ये बात बनती हो तो वो भी करने को तैयार है। तो सरकार बहुत स्पष्ट है, वो अपने कोर इशू पर अपनी रणनीति के अनुसार बढ़ना चाहती है, लेकिन साथ साथ इस बात को इंश्योर कर रही है
उसने 3 कृषि कानूनों पर जो कुछ हुआ उससे सबक सीखा है कि मौका ही मत दो विरोध करने का, कहने का, उसमें कमी खोजने का मौका ही मत दो। कृषि कानूनों का विरोध इसलिए नहीं हुआ कि उनमें कोई खामी थी, वो देश के कृषि के लिए, किसानों के लिए और देश के विकास के लिए हितकारी कानून थे। ये जानते हुए भी उसका विरोध हुआ। बहाना ये बनाया गया कि हमारी मांग थी, विपक्ष की मांग थी कि इसको जेपीसी में भेज दिया जाए या इसको जो है सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। सरकार ने अपने बहुमत का, जो प्रचंड बहुमत था, उसका दुरुपयोग किया और इसको पास करा लिया। अब वो बहाना छीन लिया है सरकार ने। सरकार एक एक कदम बड़ी सावधानी से रख रही है। उसको मालूम है कि लोकसभा में उसकी संख्या कम है, इसलिए भी और इसके अलावा मुझे लगता है इसमें रणनीति ज़्यादा है, संख्या का ध्यान कम, कि विपक्ष को मौका ही नहीं देना है। इसलिए आप देखिए विपक्ष की हालत। लोकसभा चुनाव का नतीजा आया 4 जून को, उसके बाद जो है विपक्ष में ऐसा उत्साह का माहौल था जैसे उनकी सरकार बनने जा रही हो। लेकिन संसद के पहले सत्र के बाद, जो 4-5 दिन का था, उसके बाद से विपक्ष जो है एक तरह से मुद्दा विहीन हो गया है और हताशा में ऐसी हरकतें कर रहा है। पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश हो रही है। तो सरकार पर हमला नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री पर नहीं हो रहा है, पीठासीन अधिकारियों पर हमला हो रहा है। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, उन पर हमला हो रहा है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये किसी भी संसदीय जनतंत्र में विपक्ष की हताशा की पराकाष्ठा है और आने वाले दिनों में ये हताशा और बढ़ने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।